क्या आप जानते हैं हमारा यूनिवर्स किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? या फिर हम जो अपने आसपास की चीज़ें जो देखते हैं वो सारी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है? तो आइए इन सभी सवालों के जवाब हम आज ढूंढेंगे हमारे इस टॉपिक मैटर अराउंड अस में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9 10th के साइंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस दैट इज़ नोन एज मैटर। मैटर क्या है? कोई भी ऐसा चीज़ जो जगह घेरता हो और जिसका मास हो उसे हम मैटर कहेंगे। मैटर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट, मिक्सचर। मिक्सचर हम किसे कहेंगे? ऐसी दो चीज़ें जो आपस में मिली हुई हों पर हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि सैंड एंड सॉइल। अगर सैंड एंड सॉइल को हम मिलाते हैं और हम उसे अलग करना चाहें तो वो हो जाएगा। दूसरा जो पार्टिकल्स होता है वो होता है कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे दो चीज़ें मिली हुई हो जिसको हम अलग करने पर वो अलग ना हो सके, जैसे कि वाटर। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है H2O। अगर हम चाहें तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग मैनुअली नहीं कर सकते, दैट इज़ कंपाउंड। एंड थर्ड जो होता है एलिमेंट। एलिमेंट दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट जो होता है अपने आप में प्योर होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन, ऑक्सीजन, कॉपर एक्सेट्रा। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कंपाउंड है, जो मिक्सचर है, वो भी एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर मैटर्स हैं वो सभी एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। नाउ एलिमेंट किन चीज़ों से मिलके बनता है? तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एलिमेंट इज़ एन एटम। एलिमेंट जो होता है वो एटम से मिल करके बनता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है या सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है एटम। एटम से मिलकर के बनते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं मैटर्स। अब मैटर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सबसे बड़ा यूनिवर्स भी हो सकता है या फिर वो छोटा सा सैंड का पार्टिकल भी हो सकता है। तो अब आपको आंसर मिल ही गया होगा कि हमारा जो यूनिवर्स है या फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर हम जो आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज। हम पार्टिकल्स को अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। What is diffusion? Intermixing of particles of two different matter on their own is called diffusion. अपने आप दो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग मैटर, अलग अलग पार्टिकल्स आपस में मिलती हैं, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। हम लोग घरों में अगरबत्तियाँ जलाते हैं या इंसेंस स्टिक जलाते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, दैट इज़ नोन एज द डिफ्यूज़न। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हो कि हमने एक छोटे से जगह पर पार्टिकल्स को डाला है, लेकिन वो पूरे के पूरे कंटेनर में पार्टिकल्स फैल गया है, अपने आप फैल गया है, तो उसे हम कहेंगे डिफ्यूज़न। Next is Brownian motion. The zigzag or random path traveled by the particles of matter is known as Brownian motion. Brownian motion को हम Brownian movement के नाम से भी जानते हैं। कोई भी जो particles होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए, उनके बीच में स्पेस होता है और वो zigzag या haphazardly किसी भी डायरेक्शन में ये मूव करता है, जैसे कि बैकग्राउंड में देखा जा सकता है। तो उसी को कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन साइंटिस्ट का नाम है जिसके ऊपर ये नाम रखा गया है। ये पार्टिकल्स कहीं पर भी फ्रीली मूव करते हैं। Now let us see the characteristics of particles of matter. First characteristics, they have space between them. Second, they attract each other. पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में जगह होता है जिसकी वजह से वो ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं। सेकेंड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और टकराते हैं जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट कंटिन्यूस बनी रहती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देख सकते हैं कि जो गैस है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर हैं, और जो लिक्विड है उनके थोड़े पास पास में है, और जो सॉलिड है उनके बहुत ही ज़्यादा पास है, उनके बीच में स्पेस है ही नहीं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम हवा में पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर हवा में आसानी से पास हो जाएगा और फिर वापस भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम वही पत्थर पानी में फेंकते हैं तो उसकी स्पीड जो होती है पानी में जाते ही कम हो जाती है। लेकिन अगर वही पत्थर हम दीवार पर फेंकेंगे तो वो पत्थर वापस आ जाएगा बिना उस मीडियम में गए। तो ये होता है कि जो एयर होते हैं या जो गैसियस पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो जो पत्थर था वो आसानी से आ जा रहा था। दूसरा जो होता है लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े पास में होते हैं, तो उनके बीच में भी आसानी से पत्थर जा रहा था, बट उसकी स्पीड कम हो गई थी। लेकिन जो सॉलिड मीडियम होता है जैसे कि दीवार, उसके बीच में जगह ही नहीं है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं था, तो वो वापस आ गया।
नेक्स्ट है इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। लिक्विड से सॉलिड में जब कोई भी पार्टिकल्स बदलता है तो उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। देन सॉलिड से अगर लिक्विड में बदल रहा है तो उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। देन लिक्विड से गैस बदलता है तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग, और गैस से अगर लिक्विड बदलता है तो उसे हम कहते हैं कंडेंसिंग। और डायरेक्ट जो सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बदलता है उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। यहाँ हम देख सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ हम देख सकते हैं द फ्रीजिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। देन उसके बाद हम देख सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, दैट मीन्स स्टेट चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस। यहाँ हम देख सकते हैं कंडेंसेशन ऑफ वेपर, गैस से लिक्विड। देन यहाँ हम देख सकते हैं सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड में बदले। नाउ द लेटेंट हीट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कन्वर्जन ऑफ स्टेट। लेटेंट हीट का डेफिनेशन है द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये हिडन हीट होता है जो किसी भी पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है, और वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वो क्या करता है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। नेक्स्ट हम देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड मटेरियल बॉईल करता है या फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। बट इवेपोरेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ही वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो वाटर नदियों में होता है या रिवर्स में या ओशन में या लेक्स में या गर्मी के दिनों में जो इवेपोरेट होते हैं, जो वाटर इवेपोरेट होते हैं वो तो 100 डिग्री पे इवेपोरेट नहीं होते हैं, वो तो 100 डिग्री से कम पे वेपर में बदलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। द फर्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन रेट उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा इवेपोरेशन रेट कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी, थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा इवेपोरेशन उतना कम होगा। ह्यूमिडिटी जितना कम होगा इवेपोरेशन उतना ज़्यादा होगा। फोर्थ है विंड स्पीड। विंड स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा। विंड स्पीड जितना कम होगा उतना इवेपोरेशन रेट कम होता चला जाएगा। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन की वजह से ठंडक होती है। डेफिनेशन होगा इसका, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कोल्ड। क्या कह रहा है ये कि जब कभी भी इवेपोरेशन होता है तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे होता है, बट इवेपोरेट होने के लिए, वेपर में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो वो जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, बगल वाले पार्टिकल से आती है। तो जब कभी भी कोई पार्टिकल अपने बगल वाले पार्टिकल से एनर्जी ले करके इवेपोरेट हो जाता है तो जिससे एनर्जी लिया है उस पार्टिकल के पास एनर्जी क्या हो गई है, अब कम हो गई है, तो वो क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। कहने का मतलब है अब उसमें एनर्जी रही ही नहीं, उसमें टेम्परेचर कम हो गया है तो वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। हम इसे अपने आप में समझ सकते हैं, जैसे हमें पसीना आया है ना, पसीना आया और हम पंखे के नीचे बैठे हैं, तो पंखे के नीचे बैठने पर क्या होता है, जो पसीना है वो इवेपोरेट होता है। तो हमारे बॉडी का जो हीट है, हमारे बॉडी का हीट को वो पसीना लेता है इवेपोरेट होने के लिए, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है और हमें ठंडक महसूस होती है। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 1 मैटर अराउंड अस यहीं पे समाप्त होता है। क्लास 9th के साइंस से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे चैनल दी ऑस्मोसिस को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।